नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गांव देहात को मिलेगी सौगात, खराब मौसम से कृषि उत्पादन हो सकता है प्रभावित, फिर हरा भरा होगा हरी मिर्च का निर्यात, दाल के मोर्चे पर सरकार की सधी चाल, मंद पड़ी कपास की आस। अब समाचार विस्तार से। बजट से पहले केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लिए दो बड़ी योजनाएं पेश करने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार अपने अर्बन मिशन का आगाज करके ग्रामीण गरीबों के लिए सभी को आवास योजना को अंतिम रूप देगी। अर्बन मिशन और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास योजना के लिए इस साल बजट में काफी आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। अर्बन मिशन 21 फरवरी को पेश किए जाने की योजना है। इसके लिए सरकार ने 25,000 से 50,000 की आबादी वाले देश के विभिन्न क्षेत्रों के 20 गांवों के 300 संकुल चिन्हित किए हैं। प्रकृति इस साल भी हमारे ऊपर मेहरबान नहीं रही। अपर्याप्त मानसून के बाद शुष्क दौर के कारण लगातार दूसरे वर्ष कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यह गंभीर चिंता का विषय है। पूसा में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने यह बात कही। कृषि क्षेत्र के बड़े हिस्से सूखे, बाढ़ और तूफान जैसी जलवायु संबंधी कठिन परिस्थितियों से प्रभावित हैं। राष्ट्रपति ने ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने का आह्वान किया ताकि भारतीय कृषि को मौसम के उतार चढ़ाव झेलने में समर्थ बनाया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि फसल वर्ष 2014-15 के दौरान बारिश में 12% की कमी के कारण देश का खाद्यान्न उत्पादन घटकर 25.3 करोड़ टन रह गया, जबकि वर्ष 2013-14 में 26.5 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। उन्होंने कहा कि यह गंभीर प्रयास करने का समय है क्योंकि भारत में खेती योग्य भूमि का लगभग 80% भाग सूखा, बाढ़ और समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक कठिनाइयों से प्रभावित होता रहता है। खाद्य तेलों और दलहनों पर भारत की निर्भरता के बारे में उन्होंने कहा कि भविष्य में इन चीजों की मांग बढ़ने की संभावना है। सऊदी अरब ने भारत की हरी मिर्च के आयात पर लगी 7 महीने पुरानी पाबंदी हटा ली है। भारतीय आयातकों द्वारा घटिया गुणवत्ता वाला माल भेजने की वजह से मई 2015 में सऊदी अरब के पादप संबंधी प्राधिकरण ने हरी मिर्च के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। सऊदी अरब के इस प्राधिकरण ने भारतीय हरी मिर्च के आयात की मंजूरी के लिए यूरोपीय मानकों की गुणवत्ता के आधार पर निर्देश तैयार किए थे। स्थानापन्न के बाजार के कम विकल्प होने की वजह से भारतीय हरी मिर्च निर्यातकों के लिए सऊदी अरब बाजार का खुलना बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों में भारतीय मिर्च की कम मांग होने के कारण भारतीय निर्यातक मुख्य रूप से पश्चिमी एशियाई देशों की मांग पर निर्भर रहते हैं। हालांकि सब्जियों के निर्यात की कुल मात्रा में इसका प्रतिशत काफी कम रहता है, लेकिन फिर भी निर्यात में इसकी खास जगह होती है। कृषि पर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब के प्राधिकारियों ने हरी मिर्च पर लगाई अस्थायी पाबंदी को हटा लिया है। इससे निर्यातकों को हरी मिर्च का निर्यात शुरू करने के लिए सऊदी अरब द्वारा निश्चित किए गए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। रबी की चल रही बुआई में जहां दाल की बुआई कम होती दिख रही है, उससे दालों की कीमतों में फिर आसमान छूने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। लिहाजा सरकार इसे लेकर सतर्कता दिखा रही है और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उन लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए है जो कृत्रिम तरीकों से कीमतों को बढ़ा सकते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की मदद ली जा रही है। इसके जरिए दाल आयातकों और जमाखोरों पर नजर रखी जा रही है। असल में खुफिया ब्यूरो की गुजारिश पर यह कवायद शुरू हुई है, जिसमें आंतरिक खुफिया एजेंसियों ने दाल को लेकर अवैध जमाखोरी से जुड़ी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उसने कुछ बड़े नामों पर भी निशाना साधा है और साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि आयातकों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दालों की जमाखोरी भी शुरू कर दी है। और खास तौर से मसूर दाल के मामले में यह रुझान देखने को मिल रहा है। घरेलू मिलों की सुस्त मांग और किसानों की स्टॉक रखने की क्षमता बढ़ने से पूरे सीजन की कपास आवक में इस साल गिरावट आई है। पिछले साल जनवरी तक की तुलना में इसमें अब तक करीब 19% तक की कमी आई है। जनवरी तक देश में पूरे सीजन की कपास आवक तकरीबन 1.70 करोड़ गांठ रही है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 2.1 करोड़ गांठ थी।
हालांकि कपास उत्पादन का अनुमान 3.6 करोड़ गांठ था। इसकी तुलना में 1.70 करोड़ गांठ की आवक लगभग 47% ही बैठती है। अहमदाबाद के एक कपास व्यापारी ने इसका कारण बताते हुए कहा कि नवंबर-दिसंबर 2015 के दौरान निर्यात की मांग में अच्छी उछाल ने किसानों की उम्मीदें जगा दी थीं। नतीजतन बेहतर मुनाफे की उम्मीद से किसान कपास के स्टॉक को रोक रहे हैं, जिससे पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले जनवरी 2016 तक सीजन की आवक में गिरावट आई है। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भाव में आज सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1640 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1610 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज की मंडी में 1590 और वाराणसी की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2150 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2080 रुपए, कासगंज में 2130 रुपए और वाराणसी में चावल का औसत भाव 2210 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में गुड़ 2650 रुपए, कानपुर में 2700 रुपए, कासगंज में 2810 रुपए और वाराणसी की मंडी में गुड़ का औसत भाव 2680 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 1000 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1080 रुपए, वाराणसी में टमाटर 940 रुपए प्रति क्विंटल के औसत भाव से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के औसत भाव की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1150 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1200 रुपए, कासगंज में 1210 रुपए और वाराणसी में 1220 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का औसत भाव रहा। बैगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैगन 700 रुपए, कानपुर में 760 रुपए, कासगंज में 640 रुपए और वाराणसी की मंडी में बैगन का औसत भाव 690 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर आलू के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 430 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 470 रुपए प्रति क्विंटल और कासगंज में 490, वाराणसी की मंडी में आलू का औसत भाव 430 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में केले की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में केला 1800 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1910 रुपए, कासगंज में 1820 रुपए और वाराणसी में केले की औसत कीमत 2030 रुपए प्रति क्विंटल रही। सेब के औसत भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में सेब 5250 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 5430 रुपए, कासगंज में 5320 रुपए और वाराणसी में सेब के औसत भाव 5280 रुपए प्रति क्विंटल रहे। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। तो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों,
आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारे दुग्ध उत्पादन में बहुत बड़ी भागीदारी महिलाओं की होती है, लेकिन कई बार होता यह है कि दुग्ध उत्पादन तो हमारा अच्छा होता है, लेकिन जितना हमें मूल्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता और हमें आर्थिक नुकसान होता है। इस नुकसान को हम महिला डेयरी योजना के तहत रोक सकते हैं, यानी डेयरी की इकाई स्थापित करके हम अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। और महिला डेयरी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर SP सिंह त्यागी, प्राध्यापक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस जो महिला डेयरी योजना है इसकी स्थापना कब हुई? देखिए शुक्ला जी, ऐसा है, ये महिला डेयरी योजना हमारी इतनी पुरानी है जब हमने जो है दूध को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लिया। पहले ये हुआ करता था कि भाई दूध क्षेत्र था, असंगठित हाँ, क्षेत्र था। बिल्कुल, दूधिया जो है दूध ले जाते थे और वो कुछ भी भाव दें। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने जो है 1946 में ये इसकी आनंद में जो है दुग्ध संघ की स्थापना की जी। कि वे जो है किसानों से दूध लेगा और उनको अच्छे रेट देगा और उनके जो है पशुओं की भी देखभाल करेगा, क्योंकि पशुओं से ही तो दूध आना, दूध ही को इस बात से कोई मतलब नहीं था। जी जी। तो उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1965 में हमारा जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाया और 1970 में यहाँ इतना ऑपरेशन फ्लड करके इतना बड़ा प्रोग्राम आया कि ये दुनिया के ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्रोग्राम था। बहुत बड़ा हिस्सेदारी हो गई विकास में। हाँ, तो इसमें जो है ये हुआ कि भाई हम जो है पूरे प्रदेशों में जो है डेयरी योजना जो है शुरू करेंगे सहकारी संस्था में, और इसी में ही हमारी महिलाओं, क्योंकि महिलाओं का योगदान जो है दुग्ध उत्पादन में वो 60% के ऊपर है और दूध निकालने और दूध के काम की बात करें तो ये 80-85% पहुंचता। कहने का मतलब है बहुत बड़ी भागीदारी महिलाओं की है। हाँ जी, दुग्ध उत्पादन में। हाँ जी। तो इसी वजह से ये जो है प्रोग्राम शुरू किया गया और इसका फर्क ये पड़ा कि भाई ना केवल मनुष्यों का स्वास्थ्य बल्कि हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी बढ़ा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि छुआछूत पहले चला करती थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि एक लाइन में ही सब जो है दूध लेकर खड़े हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी कास्ट की हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आया कि भाई जात पात का सिस्टम जो है
वो बिल्कुल नगण्य हो गया। मतलब जो सामाजिक समस्या थी उसका भी एक भाव पैदा हुआ। हाँ जी। और लोगों में आपसी मेलजोल ज्यादा बढ़ा। हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे, हमारे तमाम जो इसमें किसान साथी या किसान महिला साथी हूँ देख रही हूँ, जानना चाहेंगे कि जो ये डेयरी योजना का संगठन है वो किस तरह से काम करता है? देखिए, संगठन जो है इसमें क्या है कि पहले शुरू में जहां भी महिलाएं रह रही हैं वो अपना एक गांव में रह रही हैं, तो इस गांव को हम एक सोसाइटी कहते हैं, ये सबसे छोटी यूनिट है जी, जी। और इसकी शर्त ये है सदस्य बनने की कि चाहे आप 250 ग्राम हमें दूध दो, लेकिन सदस्य वही रहेगा जो इसमें दूध डालेगा। जो दुग्ध उत्पादक है वही सदस्य रहेगा। जो भी महिलाएं, चाहे मैं कहता हूं 250 ग्राम हो और चाहे 1 क्विंटल हो, जितना भी दूध है सदस्य वही होगा और सबकी एक सी जो है महत्व रहेगा, चाहे जितना भी दुग्ध उत्पादन करें वो। तो फिर जिला लेवल पे जो है दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ होता जी। और फिर इसके बाद प्रदेश लेवल पे फेडरेशन होती है जी। तो इसमें जो है, जो हमारी प्राइमरी सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं, तो इसमें एक सेक्रेटरी रहता, तो इसमें महिलाई सेक्रेटरी होगी जो दूध का जो है वसा और सॉलिड नॉट फैट, कहने का मतलब जो लेखा जोखा उसकी चेकिंग दूध की जो है वो ही करेगी। और एक दूसरी महिला ये जो है उस सोसाइटी के मतलब नियमित कर्मचारी होंगे, जो महिलाएं रहेंगी, एक सेक्रेटरी और एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र। इसमें हम जो है उस गांव को, सोसाइटी को जो है उपलब्ध कराते हैं जो है डोज उसकी एआई की, और वो जो है उसे लगाने का काम करती हैं। तो इससे पशुओं में नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी साथ के साथ चलता रहता है। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब है कि उस इकाई पर, जो महिला डेयरी योजना की इकाई है, उस पर आप लोग उपलब्ध कराते हैं जो तकनीकी होती है। हाँ, और वो महिलाएं गांव स्तर पर उसको करती हैं। हाँ, तो इससे उनको रोजगार भी मिलता है और दूसरा पशु नस्ल सुधार भी हो जाता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, हमारी तमाम महिला किसान ऐसी हैं जिस समय कार्यक्रम देख रही हैं, उनके मन में भी ये बात आ रही है कि क्यों ना अपना संगठन बनाया जाए, अपनी सोसाइटी बनाई जाए। तो अगर महिलाएं अपनी इकाई स्थापित करना चाहती हैं तो शुरुआत कहां से करें? देखिए, शुरुआत में ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना, इसमें खाली हमारे जिला दुग्ध संघ को बताना है कि देखो साहब, हमारे गांव में हम इतना दूध पैदा कर रही हैं जी। वो 10 लीटर एंड अबव कुछ भी हो, फौरन आपके यहाँ सोसाइटी बन जाएगी और आप जो है उसमें काम करना शुरू कर देंगे। इसमें जो है आपको बोनस भी मिलता है, क्योंकि हम जो है लीटर में दूध लेते हैं, लेकिन फाइनली दूध जो है वो केजी में जाता जी। तो उससे उसका वजन, तो उसका जो है बोनस देते हैं जी। इसके लाभ बहुत है। निःशुल्क आपके पशुओं की हम चिकित्सा जो है देती है जी। जो संघ है वो सारे काम करेगा, आपकी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। डॉक्टर साहब, एक बात और आती है कि जब गांव में हमारे कई बार, जो जैसा आपने शुरू में बताया कि दूध ही आते हैं, दूध ले जाते हैं। हाँ जी। तो उनका जो है मूल्य निश्चित होता है। हाँ जी। कि 20, 25 या 30 रुपए जो भी है, एक जैसा ही मूल्य सबको देते हाँ हैं। जी। लेकिन जब डेयरी पर दूध ले जाया जाता है और आपने बताया कि वहाँ उसका लेखा जोखा होता है, हाँ उसके वसा का निर्धारण होता है। हाँ जी। तो उसमें मूल्य में क्या अंतर होता है? उसमें देखिए, दूधिये से तो हम सुविधाएं भी ज्यादा देते हैं और पैसा भी। जितना दूध का फैट ज्यादा होगा जी। देखिए, हमारे यहाँ कुरियन साहब ने ये बहुत बड़ा ध्यान रखा था कि हमारा देश ही ऐसा है कि जहां जितनी ज्यादा फैट होगी उतना ही दूध महंगा होगा। जबकि विदेशों में जो है, पूरे यूरोप में, यूएसए में, वहां जितना फैट कम होगा दूध का, उतनी उसकी कीमत ज्यादा होती जाएगी। उल्टा है मामला। उल्टा है। और ये इस ख्याल से रखा गया कि भैंस जो है पूरी दुनिया में हमारे अलावा और कहीं नहीं है, और हमारा ज्यादा दुग्ध उत्पादन जो है भैंस से ही होता। तो भैंस को संरक्षण देना है और बढ़ाना है, उसमें नस्ल सुधार लाना है। इस वजह से जो है हमने ये फैट का रेट, फैट के हिसाब से जो है यहाँ दूध की कीमत रखी गई। अन्य लाभों में जैसे आप जो है निःशुल्क चिकित्सा सेवा तो है ही, इसके अलावा हम जो है बांझपन के कैंप, फर्टिलिटी के कैंप, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, सब कुछ जो है वहां डोर टू डोर करते हैं। कोई भी इमरजेंसी हुई, आपने फोन किया कि साहब मेरा जानवर बीमार हो गया, फौरन हमारा डॉक्टर जो है आपके दरवाजे जाएगा और उस जानवर का जो है
मुफ्त में इलाज कराएगा। जी, तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बात बताई कि अगर आप अपनी योजना या इकाई स्थापित कर लेती हैं डेयरी की, तो आपके दरवाजे पर जानवरों की चिकित्सा भी हो जाएगी, उनका गर्भाधान भी हो जाएगा, और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिसके लिए आपको अस्पताल जाना पड़ता है, विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, विशेषज्ञ स्वयं आपके द्वार पर आकर के आपकी समस्या का निस्तारण करेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ मूल्य का निर्धारण फैट से होता है। हाँ जी। तो हमारे जानवरों का फैट प्रतिशत ज्यादा बढ़े, इसके लिए भी क्या आपका फेडरेशन या इकाई कुछ काम करता है? हाँ जी, इसमें भी हम जो है उसको पशुओं का पूरा संतुलित आहार, क्योंकि हम जो है चारे के बीज मिनी किट के रूप में देते हैं कि अच्छा चारा उगाएं हमारे किसान भाई, और जो दाना है उसको हम सब्सिडाइज्ड रेट पे देते हैं, मतलब उसमें रियायती दर पर। हाँ, रियायती दर पे हम जो है देते हैं। तो इससे क्या है कि अगर हम चारे का फीडिंग का जो है संतुलित आहार देंगे तो हमारा फैट भी ज्यादा होगा और हमारा दुग्ध उत्पादन भी ज्यादा होगा जी। तो इस बात का ध्यान रखते हैं। अब तो हमने सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को मोबाइल दिए हुए हैं जिसमें प्रोग्राम है कि भाई हमारे पास में ये चीजें उपलब्ध हैं, तो कैसे हम इसका संतुलित आहार बना लें, कितना क्या क्या मिलाना है। कहने का मतलब है जो स्मार्टफोन में मोबाइल एप्लीकेशन आ हाँ जी, है, हाँ जी, तो उसमें आपने दे रखा है हाँ, कि अगर संतुलित आहार का हमने पूरा प्रोग्राम दे रखा, पूरा चार्ट बना हुआ हाँ है, जी, तो जो भी उपलब्ध है आप मिलाओ तो एकदम हमारा कंप्यूटर बताएगा वो मोबाइल के ये चीज आपको इतनी मिलानी है, ये इतनी मिलानी है, ये इतनी मिलानी है, जिससे आपका पूरा एक संतुलित आहार उससे जो है बन जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे खास करके जो महिला किसान थी उनको इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने जानकारी ली कि किस तरह से हम डेयरी की इकाई स्थापित करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत बना सकते हैं। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। सप्ताह के दौरान सुबह के समय हल्की धुंध दिखाई दी। दिन का अधिकतम तापमान 20 से 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2.9 से 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7.21 को सापेक्षिक आर्द्रता 91 से 97 तथा दोपहर बाद अपराह्न 2.21 को 46 से 77% दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 4.7 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 4.2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाष्पीकरण की औसत दर 2.0 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा अधिकतर शांत रही और अपराह्न को भिन्न भिन्न दिशाओं से रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अनुमान के अनुसार प्रदेश के सभी अंचलों में 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी और हवा की दिशा उत्तर पश्चिम की होगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि गेहूं में पीला रतुआ रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि रोग के लक्षण दिखाई दे तो प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी 0.1% का छिड़काव करें। मौसम को देखते हुए यदि गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो बचाव हेतु किसान भाई क्लोरोपाइरिफास 20 ईसी 2.0 लीटर प्रति एकड़ की सिंचाई के साथ दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। यदि प्रकोप अधिक हो तो रोगोर या क्यूनालफास 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।